Hello everyone, I am Lalita and you are most welcome. Beta, today we are going to discuss the chapter first of class 10, that is history chapter, and very short questions. बेटा very short questions बहुत ज़रूरी हैं, एग्जाम में आने वाले हैं और एग्जाम का 25% आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस कवर करेंगे. सो आई होप आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस वीडियो से. So first of all, we are going to discuss about important terms of the chapter, the rise of nationalism in Europe. This is first chapter of history of class 10. So first of all, we are going to discuss about important terms because question can be asked from these important terms also. First is absolutist. बेटा एब्सोल्यूटिस्ट, एब्सोल्यूट जो वर्ड होता है वो संपूर्ण वर्ड के लिए यूज होता है, एब्सोल्यूट के लिए यूज होता है. मींस एब्सोल्यूटिस्ट कौन हो सकता है? जिसके पास ऑल पावर्स हो, जिसकी पावर्स पे कोई रेस्ट्रिक्शंस ना हो. और वो कौन होता है? कोई मोनार्क होता है, कोई राजा होता है. सो एब्सोल्यूटिस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे आप? अ गवर्नमेंट और अ सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो रिस्ट्रेंट्स ऑन द पावर एक्सरसाइज्ड. यानी कि जो पावर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है. वो गवर्नमेंट या वो सिस्टम क्या कहा जाता है? उस सिस्टम को एब्सोल्यूटिस्ट. नेक्स्ट आता है बेटा उटोपियन. उटोपियन division of a society that is so ideal that it is unlikely to actually exist. यानी कि यूटोपियन आप रामराज्य से इसकी कल्पना कर सकते हैं कि यूटोपियन कैसी सोसाइटी, इतनी आइडियल सोसाइटी है कि जिसको एक्चुअल में जो एग्जिस्टेंस में हो ही नहीं सकती. यानी कि इतनी अच्छी सोसाइटी के लिए वर्ड यूज हुआ है जहाँ कोई लड़ाई दंगे ना हो या जहाँ कोई प्रॉब्लम्स ना हो. तो उस सोसाइटी को क्या कहेंगे? इस तरह की सोसाइटी का डिवीजन होगा, इस तरह की सोसाइटी होगी तो उसको यूटोपियन कहेंगे. ठीक है. और जिसकी कल्पना की गई है कि इस तरह की सोसाइटी हो. नेक्स्ट आता है वर्ड बेटा प्लेबिसिट. प्लेबिसिट वर्ड यूज हुआ है डायरेक्ट वोट के लिए, बाय विच ऑल द पीपल ऑफ ए रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल. ओके. नेक्स्ट आता है बेटा सफरेज. सफरेज वर्ड यूज हुआ है द राइट टू वोट. और मोस्टली जैसे सफरगेट मूवमेंट अगर पूछा जाए तो राइट टू वोट फॉर वुमेन के लिए जो मूवमेंट चलाया गया उसको सफरगेट मूवमेंट कहा जाता है. और सफरेज वर्ड डायरेक्ट अगर सफरेज वर्ड पूछा जाए देन इट इज द राइट टू वोट. नेक्स्ट आता है बेटा कंजर्वेटिज्म. कंजर्वेटिज्म कौन थे? जो पुराने ट्रेडिशन को, कस्टम को और मोनार्क को सपोर्ट करते थे. ऐसा सिस्टम को कंजर्वेटिज्म कहा जाता है, इस तरह का सिस्टम. So, a political philosophy that stressed the importance of tradition, established institutions and customs, and preferred the gradual development to quick change. मतलब कहने का मतलब ग्रेजुअल डेवलपमेंट पे विश्वास रखते थे. कहते थे स्लोली और ग्रेजुअली जो चेंजेस हैं वो होने चाहिए, क्विक चेंजेस नहीं होने चाहिए. और हमें अपनी जो पास्ट है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए. ओके. जो कंजर्वेटिव्स होते थे इस तरह की सोच रखते थे. नेक्स्ट आता है बेटा फेमिनिस्ट. सिंपल सा क्वेश्चन है. अवेयरनेस ऑफ वुमेन्स राइट्स एंड इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द बिलीफ टू द सोसाइटी, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इक्वलिटी ऑफ द जेंडर्स. मीन्स इक्वल राइट फॉर मेल एंड फीमेल, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो. ठीक है. तो उनके लिए जो लोग आगे आते हैं उनको फेमिनिस्ट कहा जाता है. नेक्स्ट आता है आइडियोलॉजी. आइडियोलॉजी द सिस्टम ऑफ आइडियाज रिफ्लेक्टिंग ए पर्टिकुलर सोशल एंड पॉलिटिकल डिवीजन. ओके. नेक्स्ट एथनिक. ये भी बहुत बार पूछा जाता है. रिलेट्स टू ए कॉमन रेशियल, ट्राइबल, कल्चरल origin or background that a community identifies with or claims. मीन्स एथनिक को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, सेम कल्चर के, सेम लैंग्वेज को बोलने वाले, सेम जो अपने एथिक्स हैं, जो अपनी कल्चर है, कस्टम्स है, उनको फॉलो करने वाले लोगों का जो ग्रुप है उसको एथनिक ग्रुप कहा जाता है. ओके. नेक्स्ट आता है आपका एल्गरी. एल्गरी बेटा आपने जैसे चैप्टर में भी आपने पढ़ा है कि फीमेल एल्गरी के बारे में. सो एल्गरी क्या है? व्हेन एन अब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो दिखाई ना दे. जैसे हम भारत को भारत माता कहते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि कोई माता है या कोई फीमेल है.
हम इसको सिर्फ एक अब्स्ट्रैक्ट हमने मान लिया है कि हमारा जो देश है वो हमारी माँ है। ओके, तो व्हेन एन अब्स्ट्रैक्ट आइडिया इज एक्सप्रेस्ड थ्रू ए पर्सन और ए थिंग, ओके, an allegorical story has two meaning, one literal and one symbolic, right? यहाँ आप और थिंग, पर्सन और थिंग तक आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, और एग्जांपल भी बेटा एल्गरी में दे सकते हैं, लाइक इन फ्रांस मरियन वाज एल्गरी ऑफ फ्रांस एंड जर्मनी वाज द एल्गरी ऑफ जर्मनी। ओके, नेक्स्ट वी आर कमिंग ऑन वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। सो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके पिक्चर की भी हम बात करेंगे। जो आपका चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसमें सबसे पहले जो पिक्चर दी हुई है, आगे मैंने डिस्कस किया है पिक्चर्स के बारे में भी। सो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहले वर्ड आता है बेटा, हु वाज फ्रेडरिक शोरियो। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रेडरिक शोरियो कौन था, राइट? आप एक डायरेक्ट क्वेश्चन में ये लिख सकते हैं, फ्रेडरिक शोरियो वाज अ फ्रेंच आर्टिस्ट। इसमें भी ये भी सही रहेगा, लेकिन आपको कंप्लीट नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं, फ्रेडरिक शोरियो वाज ए फ्रेंच आर्टिस्ट हु विजुअलाइज्ड अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स एंड पुट हिज ड्रीम डाउन इन सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी प्रिंट्स वर मेड बाय फ्रेडरिक शोरियो। तो 4 प्रिंट्स उसने बनाए थे। नेक्स्ट आता है डिफाइन नेशन, और अर्नेस्ट रेनन की एक डेफिनेशन भी है आपकी बुक में नेशन की। तो अर्नेस्ट रेनन, उसमें अगर नाम दिए होते हैं एमसीक्यूज में, तो अर्नेस्ट रेनन का नेशन से आप कनेक्ट कर सकते हो। अ बॉडी ऑफ पीपल who are united by the same past, culture, political system and common interest can be defined as nation. Okay, जो लोग एक जैसी वननेस की जो फीलिंग रखते हैं, एक जैसे उनका सेम पास्ट है, सेम कल्चर है, पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि किसी गवर्नमेंट के अंडर वो काम कर रहे हैं, कॉमन इंटरेस्ट है सभी के, तो वो एक नेशन है। नेम द प्रोविंसेस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रोविंसेस अंडर द हब्सबर्ग एम्पायर। तो इसमें आपको नाम बताने हैं, अल्पाइन रीजन ऑफ ट्रोल और ऑस्ट्रिया, सुडेटनलैंड एज वेल एज बोहेमिया अलोंग विद इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लोम्बार्डी एंड वेनेटिया। नेक्स्ट आता है बेटा व्हाट वाज एले। आप सभी को पता है एले यूज होता था कपड़े को मेजर करने के लिए, और ये जो जर्मनी, देखो यहाँ पे 39 स्टेट्स ऑफ जर्मन कॉन्फेडरेशन लिखा गया है। यहाँ पे जो जर्मनी डिसइंटीग्रेटेड था पहले, तो 39 स्टेट्स में डिवाइडेड था। ओके, और अगर इटली की बात करें तो इटली 7 स्टेट्स में डिवाइड था। 39 स्टेट में जर्मन फेडरेशन डिवाइडेड थे, तो वहाँ पे जो मेजरमेंट के लिए यूज होता था दैट वाज एले। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा आपका, हु होस्टेड द कॉन्फ्रेंस ऑफ वियना इन 1815। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ड्यूक मेटरनिक। ड्यूक मेटरनिक से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे हु वाज चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया एट द टाइम ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना, तो वो भी ड्यूक मेटरनिक था। ओके, और अगर ये कहा जाए, एक क्वेश्चन आगे भी मैंने लिखा है कि हु रिमार्क, देखिए 9th क्वेश्चन, हु रिमार्क व्हेन फ्रांस मेजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। तो इसका आंसर भी आपका ड्यूक मेटरनिक आएगा। एक कंजर्वेटिव का नाम भी अगर पूछा जाए तो ये एक जिसको कहते हैं कट्टर कंजर्वेटिव था, है ना, कंजर्वेटिव का नाम भी पूछा जाए तब ड्यूक मेटरनिक बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन वाज मोनार्की रिस्टोर्ड इन फ्रांस? 1815। देखिए ट्रीटी ऑफ वियना कब हुई थी? 1815 में। 1815 में ही फ्रांस में मोनार्की रिस्टोर हो गई थी, यानी कि अगेन जो हमने बात की थी फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके बाद अगेन बर्बन डायनेस्टी के राजा का राज आ गया था, कंजर्वेटिव्स का राज आ गया था, जिसमें लुइस 18 को राजा बना दिया गया था 1815 में। ओके, इसके साथ आप नेपोलियन कोड का भी क्वेश्चन आ सकता है कि नेपोलियनिक कोड कब लागू हुआ था? 1804 में, जैसे ही नेपोलियन राजा बना था। नेपोलियनिक कोड को सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहा जाता है, और 1804 में उसको अप्लाई किया गया था। नेक्स्ट, व्हाट वाज द मेजर इशू टेकन बाय द लिबरल नेशनलिस्ट? तो इनका जो मेजर इशू क्या था? फ्रीडम ऑफ प्रेस। ये क्या चाहते थे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस होनी चाहिए, सबको सही इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए। हु ऑर्गेनाइज्ड यंग इटली एंड यंग यूरोप? देखिए यंग इटली और यंग यूरोप, मार्शलिस में यंग इटली और यंग यूरोप बैरन में जोसेफ मैज़रीनी ने तैयार किया था। सीक्रेट सोसाइटीज थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, नेम द सीक्रेट सोसाइटीज ऑर्गेनाइज्ड बाय जोसेफ मैज़रीनी। जोसेफ मैज़रीनी ने जो सीक्रेट सोसाइटी तैयार की थी, यंग इटली एंड यंग यूरोप। ओके, और इनका जन्म हुआ था जेनोवा में। नेक्स्ट आता है हु रिमार्क, ये क्वेश्चन अभी मैंने बताया है आपको, ड्यूक मेटरनिक इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट आता है व्हाट इज रोमांटिसिज्म? रोमांटिसिज्म क्या था? एक कल्चरल मूवमेंट था। देखिए रोमांटिक मूवमेंट एक कल्चरल मूवमेंट था। इसमें क्या था? इसमें भी इनमें जो पुरानी कल्चर है उसी को सपोर्ट किया गया था। जो
फोक सॉन्ग है, फोक टेल्स है, स्टोरीज है, उनके थ्रू लोगों में नेशनलिज्म की स्पिरिट को डेवलप करने की कोशिश की जा रही थी। तो रोमांटिसिज्म क्या था, एक कल्चरल मूवमेंट था। और बाल्कन स्टेट्स का डिसइंटीग्रेशन या टेंशन का जो रीजन था वो भी एक रोमांटिक मूवमेंट बहुत बड़ा रीजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा अपना, व्हाट इज मीन बाय दासवोग। दासवोग का क्वेश्चन आ जाता है। दासवोग क्या था? दासवोग इज ए जर्मन वर्ड मीनिंग यूज फॉर कॉमन पीपल। दासवोग किसके लिए यूज हो रहा है? जर्मन वर्ड दासवोग किसके लिए यूज हो रहा था? कॉमन पीपल के लिए यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा आपका, वेयर वाज द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंट। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज कन्वेंट एट द चर्च ऑफ सेंट पॉल। चर्च ऑफ सेंट पॉल में जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज की गई थी सेंट पॉल चर्च में। और ये देखिए मिडिल क्लास पीपल थे इसमें जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, लीडर्स ने ऑर्गेनाइज की थी। इसकी जो पिक्चर है वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगी, जिसमें जो ज्यादातर पार्टिसिपेंट कर रहे थे वो मेल थे। फीमेल जो थी उनको सिर्फ एक जो दर्शक के रूप में आप अपर गैलरी में जब देखेंगे तो वहाँ पे फीमेल आपको दिखाई देगी। तो वहाँ सिर्फ फीमेल को वहीं पे जगह दी गई थी और कहीं भी उनको शामिल नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा आपका, who were referred as junkers in प्रूसिया। प्रूसिया में जंकर्स किन्हें कहा जाता था? जो लार्ज लैंड ओनिंग क्लास होती थी उनको जंकर्स कहा जाता था। जंकर वर्ड बहुत बार पूछा जाता है। और किसके लिए यूज होता था? ये लार्ज लैंड ओनिंग क्लास के लिए यूज होता था। विच स्टेट लेड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। देखिए यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में सबसे बड़ा रोल रहा किसका? ऑटो वन बिस्मार्क का। ऑटो वन बिस्मार्क कहाँ से बिलोंग करता था? प्रूसिया से बिलोंग करता था। तो जो स्टेट था जिसने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को लीड किया वो कौन सा था? प्रूसिया था। ऑस्ट्रिया प्रूसिया में आपस में हालांकि ये जो फ्रांस के खिलाफ वार थी, वाटरलू की बैटल थी, उसमें एक साथ थे, लेकिन ऑस्ट्रिया और प्रूसिया दोनों ही चाहते थे कंप्लीट जर्मनी को अपने अंडर करना, राइट। लेकिन ज्यादातर लोग सपोर्ट करते थे प्रूसिया को। नेक्स्ट आता है हु होल्ड्स द क्रेडिट ऑफ यूनिफाइंग जर्मनी। ऑटो वन बिस्मार्क। ऑटो वन बिस्मार्क को क्रेडिट कहा जाता है जर्मनी के यूनिफिकेशन का। रियल हीरो ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी अगर पूछा जाए तो भी, या सबसे बड़ा रोल किसका रहा जर्मनी यूनिफिकेशन में, तो ऑटो वन बिस्मार्क का। बहुत स्मार्ट था, बहुत इंटेलिजेंट था और इसने बहुत अच्छा काम किया यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के लिए। नेक्स्ट आता है हु वाज प्रोक्लेम्ड द जर्मन एम्परर इन द सेरेमनी हेल्ड एट वर्सेस इन जनवरी 1871। देखिए 1871 में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हो गया। एक यहाँ पे मैंने जोलावरिन को स्किप हो गया क्वेश्चन, जोलावरिन भी आप कर लेना, इकोनॉमी से रिलेटेड था क्वेश्चन। फिर आता है बेटा आपका 1871 में किसे राजा प्रोक्लेम कर दिया था? केसर विलियम फर्स्ट को। किसको प्रोक्लेम कर दिया गया था? केसर विलियम फर्स्ट। नेक्स्ट आता है, और जोलावरिन की मैंने बात की है तो वो भी 1834 में स्टार्ट हुआ था जोलावरिन, ठीक है, प्रूसिया से ही स्टार्ट हुआ था। और इसके थ्रू जो कंप्लीट जो जर्मनी था उसमें जो करेंसी थी, करेंसी को लिमिटेड कर दिया गया था, कुछ करेंसीज को ही। अब वहाँ पे क्योंकि बहुत सारी करेंसी थी, सबकी अपनी अलग अलग करेंसी हुआ करती थी, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, केसर विलियम फर्स्ट हो गया, 1871 में राजा बना दिया इसको। हु हेडेड सार्डिनिया पिडमोंट। सार्डिनिया पिडमोंट को कौन हेड कर रहा था? सार्डिनिया पिडमोंट क्या था पहले तो ये समझ गया। सार्डिनिया पिडमोंट बेटा, सबसे पहले अगर सार्डिनिया पिडमोंट की बात करें तो सार्डिनिया पिडमोंट इटली का वो एरिया था जो किसके अंडर था? सार्डिनिया पिडमोंट किसके अंडर था? सार्डिनिया पिडमोंट जो वहाँ का इटली का जो प्रिंसली स्टेट, यानी कि एक तरह से जो राजा था वहाँ का, वो एक्चुअल में इटली का था। बाकी जो इटली थी कोई पोप के अंडर था एरिया, ठीक है, और रोम के अंडर था, और बहुत सा मतलब पोप के अंडर एरिया था, और जो बर्बन डायनेस्टी थी उसके अंडर था। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हो रही थी, जो यूनिफिकेशन था इटली का उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि जो सार्डिनिया पिडमोंट था सिर्फ उसी के ऊपर उसके प्रिंसली स्टेट के राजा का अधिकार था, जिसका नाम था विक्टर इमैनुअल सेकंड। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा अपना, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ एक्ट ऑफ यूनियन 1707। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 का क्या मतलब है?
एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के थ्रू क्या हुआ था, जो यूनाइटेड किंगडम था, देखिए स्कॉटलैंड को, आयरलैंड को इसने कोशिश की अपने साथ मिलाने की, और इसके पीछे भी एक स्ट्रगल हुआ जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों का दिया हुआ है, उनमें आपस में स्ट्रगल हुआ और जबरदस्ती अपने साम्राज्य में मिलाने की कोशिश की गई। ठीक है, तो एक एक्ट बनाया गया, एक्ट ऑफ यूनियन 1707। द एक्ट रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। आप यूनाइटेड किंगडम का फ्लैग देखेंगे तो उसमें स्कॉटलैंड का फ्लैग भी आपको मिलेगा, आयरलैंड का भी मिलेगा, इंग्लैंड का भी मिलेगा, इस तरह का वहाँ का फ्लैग है। नेक्स्ट आर द क्वेश्चन, विच इटालियन पैट्रियोट ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स नोन एज रेड शर्ट। तो ये देखिए जोसेफ गैरिबाल्डी का नाम आता है। जोसेफ गैरिबाल्डी का भी इटली के यूनिफिकेशन में बहुत बड़ा रोल था, और इसने वहाँ के जो राजा था, कौन था, प्रिंसली स्टेट का राजा सार्डिनिया पिडमोंट का, विक्टर इमैनुअल सेकंड। तो वहाँ के राजा की भी इसने बहुत हेल्प की थी। इवन जो मिडल इटली था उसको यूनिफाई करने में और साउदर्न इटली को यूनिफाई करने में इसका रोल रहा। इसने आर्मी से बहुत हेल्प की राजा की। तो विच इटालियन पैट्रियट, पैट्रियट वर्ड इसके लिए यूज हुआ है, पैट्रियट मतलब देशभक्त, ऑर्गेनाइज अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स नोन एज रेड शर्ट। रेड शर्ट सोल्जर्स को किसने ऑर्गेनाइज किया था, योसेफ गैरिबाल्डी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, व्हाट वाज जर्मेनिया। मैंने आपको पहले भी बताया जर्मनी की जो एल्गरी थी जर्मेनिया, एल्गरी ऑफ फ्रांस मरियन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, देखिए इनमें आपकी बुक में एक एक कॉइन दिखा रखा है जिसपे फ्रैंक लिखा हुआ है, FRANC, और उसकी जो पिक्चर है वो मरियन की है। और आपकी बुक में जर्मनिया की भी 2-3 जगह पिक्चर दिखा रखी है जिसमें हाथ में एक स्वॉर्ड ले रखी है, तलवार ले रखी है और युद्ध के लिए अग्रेसिव हो रही है, और सर पे ताज है, ओक लीव्स का ताज है। तो आप इन दोनों में आई थिंक डिफरेंशिएट करने में एलिजिबल हैं। ओके, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी इन पे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, हु आर द स्लाव्स। स्लाव्स कौन थे, देखिए ओटोमन एम्पायर की हम बात कर रहे थे। ओटोमन एम्पायर जो आज आपका टर्की है, ओटोमन एम्पायर की अगर हम बात करें तो उससे टेंशन आ गई थी। बहुत से जो रिलीजन थे, स्पेशली वहाँ का जो एथनिक ग्रुप था एक स्लाव, वो बहुत ज्यादा अपने आप को, अपने साम्राज्य का एक्सपेंड करना चाहता था। दूसरे को नुकसान हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये किसका इफेक्ट था, ये रोमांटिसिज्म का इफेक्ट था। द इनहेबिटेंट ऑफ द रीजन्स अंडर द ओटोमन एम्पायर, ठीक है, वर कोल्ड स्लाव्स। ये एथनिक कम्युनिटी है जो ओटोमन एम्पायर के अंडर थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट मेड द बाल्कन एरियाज एक्सप्लोसिव। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे देखिए 2 रीजन है। एक तो स्प्रेड ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म, ओके, रोमांटिसिज्म जो मैंने आपको बताया, एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ ओटोमन एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ब्रिटिश फ्लैग व्हिच वाज सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन। जो न्यू ब्रिटेन बना, ग्रेट ब्रिटेन जिसको कहा गया, ये यूनाइटेड किंगडम कहा गया, उसका जो ब्रिटिश फ्लैग था, जो यूनिफिकेशन के बाद सबको अडेप्ट करना पड़ा, वो था यूनियन जैक। उसका नाम था यूनियन जैक, जैसे अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात की। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट वाज द नेशनल एंथम ऑफ न्यू ब्रिटेन। उसका नेशनल एंथम था गॉड सेव आवर नोबल किंग। क्या नाम था, गॉड सेव आवर नोबल किंग। नेक्स्ट बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस है, और हाँ इन क्वेश्चंस में से भी एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे सबसे पहले मैं ये ऊपर की 2 पिक्चर है ये बता देती हूँ। ये पिक्चर जहाँ से शुरू होती है, जब आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, तो ये पिक्चर दी हुई है। इसमें आप देखो, ये यहाँ पे ये जो स्टेचू ऑफ लिबर्टी है, एक आदमी से मसा लिया हुआ है, एक आदमी ह्यूमन राइट्स का चार्ट लिया हुआ है। और ये बहुत से कंट्रीज हैं जो इस देखिए जिगजैग रास्ते से आ रहे हैं, यानी कि लंबी लाइन है, जो चाहते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम। ये मोनार्की को नहीं चाहती। यहाँ देखो नीचे जो स्प्रेडिल है, ये मोनार्की के सिंबल है, जो उनके ताज है, उनका सारा सिंबल है, वो बिखरे पड़े हैं। और ये जर्मनी है जो लीड कर रहा है सबको, यानी कि सभी क्या चाहते हैं, ऐसा साम्राज्य चाहते हैं जो डेमोक्रेटिक हो। ये फ्रेडरिक सोरियो का बनाया हुआ पिक्चर है, उस उन्हीं का बनाया हुआ प्रिंट है। अब ऊपर देखो जो भी देवी देवता है वो भी खुश हो रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कि रियली अगर ऐसा हो गया, क्योंकि उस टाइम राजा महाराजा जो ऑटोक्रेटिक होता था राजा, वो बहुत ज्यादा लोग परेशान थे उससे, और मोस्ट ऑफ द कंट्री चाहते थे डेमोक्रेटिक सिस्टम। ये जो फ्रेडरिक सोरियो है उसने अपनी इमेजिनेशन से और इस तरह से उसने जो प्रिंट्स बनाए थे उनमें से एक प्रिंट था, और ये बहुत पॉपुलर था। नेक्स्ट जो आपका प्रिंट है जो आपकी बुक में है बेटा,
ये आपका फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का सिंबल है। यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, ऊपर ये देखिए ये फीमेल इधर है लेफ्ट गैलरी में, और ये जो जर्मेनिया है, देखिए जर्मेनिया की पिक्चर भी यहाँ पे लगाई गई है। लेकिन और 1848 में इसका ईयर भी पूछा जाए तो 1848 में ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुई थी, लेकिन और लिबरल्स ने ही की थी, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। आर्मी के थ्रू राजा ने इसको आर्मी टू बेच के इसको क्रश करवा दिया था, यानी कि ये सक्सेसफुल इन इसका जो मेन मोटो था वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था कि भाई अब कोई भी राजा नहीं चाहेगा, कोई भी मोनार्क नहीं चाहेगा कि उसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन बने। ठीक है, तो इसको सक्सेसफुल नहीं होने दिया। नेक्स्ट पिक्चर में बेटा ये देखिए आपकी बुक से ही ली गई पिक्चर है ये, और इसमें सिंबल्स दिए हुए हैं और सिग्निफिकेंस। एग्जाम में भी कई बार आ जाता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जैसे सबसे पहले अपना ब्रोकन चेन है, ब्रोकन चेन कभी भी पूछा जाए, 9th में भी था, ये 10th में भी है। ब्रोकन चेन, ये देखिए सिंबल की यहाँ पे सभी सिंबल की पिक्चर है। ब्रोकन चेन, ये चेन टूटी हुई है, इसका मतलब किसी को लगाई होगी चेन, वो टूट गई यानी कि वो फ्री हो गया। तो बीइंग फ्रीड, ब्रोकन चेन किसका सिंबल है? बीइंग फ्रीड। नेक्स्ट है आपका ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल। ये जो ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल है, ये जर्मन एम्पायर का सिंबल है, उसकी स्ट्रेंथ का सिंबल है, सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर, स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है इसमें क्राउन ऑफ ओक लीव्स, हीरोइज्म का, हीरोइज्म और जस्टिस का सिंबल है ये क्राउन ऑफ ओक लीव्स। ये देखिए ओक लीव्स का जो क्राउन है ये हीरोइज्म और जस्टिस का सिंबल है। नेक्स्ट स्वॉर्ड, स्वॉर्ड होती है तलवार, रेडीनेस टू फाइट, जो तलवार है वो रेडीनेस टू फाइट। आप एक चीज और देखना, ओलिव ब्रांचेस अराउंड द स्वॉर्ड, तलवार के चारों ओर ओलिव ब्रांचेस हैं। अब किसी तलवार के चारों ओर तलवार को अगर सजा के रखा है तो इसका मतलब क्या है कि हम युद्ध नहीं करना चाहते, हम पीस चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप विलिंगनेस टू मेक पीस। ओके, नेक्स्ट है ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर। ब्लैक रेड और गोल्ड ट्राई कलर किसका है? फ्लैग का है ये कलर। तो ये क्या है? फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848। 1848 का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहा बेटा। बैंड बाय द ड्यूक्स ऑफ जर्मन स्टेट, और ड्यूक ने इसको बैन कर दिया था कि इस तरह का फ्लैग लेके आप नहीं चलेंगे, क्योंकि जो लिबरल थे वो कौन थे? वो मिडिल क्लास पीपल थे, और वो मोनार्क को कभी भी बियर नहीं करना चाहते, वो मोनार्क को हटाना चाहते थे। नेक्स्ट आता है बेटा रेज ऑफ राइजिंग सन। कोई भी जो राइजिंग सन की रेज होती है, पीछे देखिए आप राइजिंग सन की जो रेज दिखाई दे रही है, कोई भी नई चीज होती है या नई चीज का उदय होता है तो वहाँ पे राइजिंग सन दिखाया जाता है। डान का जो सीन होता है, डान मतलब जो सन राइज होता है उस टाइम का, तो वो किसी नई चीज की शुरुआत का सिंबल होता है। ओके, तो इसको आप कह सकते हो बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा। क्या है ये? बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा। सो बेटा आई होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। जो 11th का क्वेश्चन आप और ऐड कर लेना, 1834 उसका ईयर है। ओके, और नेक्स्ट अगर कोई भी आपको डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है या किसी क्वेश्चन और क्वेश्चन कोई छूट गया है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे अहेड बेटा। ओके, बाय।